Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start off our discussion with our next subsection, which is about circulatory disorders. I would like to ask few questions from you at this stage. Here we have got the options. A option is thrombosis, B option is myocardial infarction, C option is cerebral stroke, and D option is all of these. And पहली statement है हमारे पास, high cholesterol level of blood leads to, and the best response to this question is all of these. High cholesterol, thrombosis, myocardial infarction और cerebral stroke, ये तीनों cause कर सकता है. And then we have got another statement, arrhythmias are associated with. arrhythmia से क्या मुराद है? absence of rhythm. हमें पता है कि जो बेसिकली हार्ट है हमारा, हार्ट ये रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, सो इसकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, रिदमिक इसकी बीटिंग है. सो arrhythmias means absence of the rhythm. So arrhythmias are basically associated with, तो ये myocardial infarction के साथ associated है, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं. Another statement, angioplasty is used in the treatment of, and the best response to this question is angioplasty भी basically हम myocardial infarction ही की treatment में use करते हैं. So best response would be beta for this statement even. Here we have got certain clinical conditions. For example, we have got the difference between atherosclerosis, thrombosis, embolism, myocardial infarction and the cerebral infarction. ये different terminologies हैं, लेकिन ये सारी की सारी आपस में interrelated भी हैं in many ways, right? So students के minds में ये जो terminologies हैं ये quite confused और confabulated होती हैं. So let me give you the clarity about these terminologies. So first of all, we have got the atherosclerosis. एथेरोस्क्लेरोसिस से क्या मुराद है? एथेरोस्क्लेरोसिस से मुराद है नर्विंग ऑफ द आर्टरीज. जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक आर्टरी है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, एजिंग के साथ क्या होता है कि आर्टरीज की जो वॉल्स हैं इनकी थिकनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है एंड ग्रेजुअली दे स्टार्ट गेटिंग नैरोड, राइट? सो वक्त के साथ साथ जो आर्टरीज हैं हमारी ये नैरो होती जाती हैं और ये नॉर्मल एजिंग ही का एक प्रोसेस है. हम में से हर एक के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 10 साल की एज से, एंड ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. एंड अगर एथेरोस्क्लेरोसिस कंटिन्यूड रहेगी, एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन इट्स गोइंग टू ब्लॉक दिस पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स. सो जो भी मेन स्ट्रीम ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, उनकी ब्लॉकेज का ये बायस बनेगी एथेरोस्क्लेरोसिस. सो एथेरोस्क्लेरोसिस एक जनरल टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है कि नर्विंग ऑफ द आर्टरीज, और ये एजिंग का एक प्रोसेस है. ओके, सो हियर वी हैव गॉट द एथेरोस्क्लेरोसिस. और उसके बाद फिर थ्रोम्बोसिस. फिर क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस और थ्रोम्बोसिस में क्या फर्क है? यू सीन हियर, ये जो इनरमोस्ट लाइनिंग है इस आर्टरी की, ये बेसिकली किस चीज से बनी होती है? इनरमोस्ट लाइनिंग बनी होती है एंडोथेलियल सेल से. एंडोथेलियल सेल से बनी होती है. कई दफा ये होता है कि ये जो एंडोथेलियल लाइनिंग है ये डैमेज होती है और इस वजह से यहाँ पे रिपेयर करने के लिए ओवरऑल कोगुलेशन क्लॉटिंग या क्लॉटिंग रिएक्शन स्टार्ट होता है. और यहाँ पे आप कह लें कि इसके ऊपर फिर यहाँ पे कई दफ़ा क्लॉट, इतनी एक्सेसिव क्लॉटिंग होती है कि अल्टीमेटली लीड्स टू द ब्लॉकेज ऑफ द वेसल. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज थ्रोम्बोसिस. तो ये क्या है? दिस इज थ्रोम्बोसिस. सो अगर प्रिसाइजली मैं आपको ये कहूँ कि हार्ट अटैक की वजह क्या हो सकती है, तो हार्ट अटैक की एक जो कॉमन रीजन है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की टॉप पे थ्रोम्बोसिस का होना है, राइट? सो पहले ऑफ कोर्स नर्विंग आर्टरीज की तो चल ही रही है, तो नैरोड आर्टरीज में किसी भी कभी भी अब कह लें कि उसके अंदर क्लॉटिंग हो सकती है और इट कैन लीड टू द थ्रोम्बोसिस, जिसकी वजह से वेसल ब्लॉक होगी, जिसकी वजह से ये वेसल जिस भी ऑर्गन के एरियाज को सप्लाई कर रही है उस ऑर्गन का डैमेज होगा. सो दिस इज थ्रोम्बोसिस. सो उसके बाद फिर एम्बोलिज्म क्या है? एम्बोलिज्म बेसिकली अब ये कह लें कि ये मूविंग थ्रोम्बस है. फर्स्ट करें कि अगर ये हमारे पास थ्रोम्बस बना है, तो ये थ्रोम्बस है, तो इस थ्रोम्बस के अगर सेगमेंट्स टूट के ये आगे जाते हैं, राइट, तो इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर एम्बोलाई, राइट? और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? दिस इज द एम्बोलिज्म. एंड देन व्हाट वी हैव गॉट द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बेसिकली क्या है? ये है सेल डेथ इन द हार्ट. तो फर्स्ट करें, अब ये वाली जो वेसल है, मे बी आप अज्यूम कर लें कि ये एक कोरोनरी आर्टरी है. मे बी अज्यूम करें कि ये कोरोनरी आर्टरी है. अब इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर फर्स्ट करें, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑलरेडी चल रही थी. एथेरोस्क्लेरोसिस की टॉप पे हो गया थ्रोम्बोसिस,
और उसकी वजह से वेसल हो गई ब्लॉक। सो हार्ट के वो एरियाज जिनको ये वेसल सप्लाई कर रही थी, अब क्या होगा, उनकी ब्लड सप्लाई कट डाउन हो गई। जब ब्लड सप्लाई कट डाउन हो गई तो इन एरियाज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी, और ये जो एरियाज हैं ये हो जाएंगे हार्ट के डेथ। और इससे क्या होगा, इससे सीवियर चेस्ट पेन होगी, अल्टीमेटली मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको सादा लफ्जों में हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, वो स्टेट प्रोड्यूस होगी। ओके, सो अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन और सेरिब्रल इंफार्क्शन में क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप जस्ट इमेजिन करें, अब यहाँ के हार्ट की बजाय अगर वी हैव गॉट द ब्रेन, हार्ट की बजाय अगर ब्रेन है, सो उसी तरीके से जब वेसल है, कोई ऐसी वेसल ब्लॉक हुई जो कि ब्रेन के किसी एरिया को सप्लाई कर रही है, तो उससे क्या होगा, ब्रेन के सेल्स की डेथ होगी, राइट। और जब ब्रेन के सेल्स की डेथ होगी तो उससे अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट कंडीशन होगी उसको हम सेरिब्रल इंफार्क्शन बोलेंगे, और सादा लफ्जों में इसको हम फॉलज भी कई दफ़ा कह देते हैं, या इसको कई दफ़ा स्ट्रोक का नाम भी हम दे देते हैं, तो व्हाट्सएवर। सो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, और यू कैन सीन हियर कि ये सारी इंटर रिलेटेड विद ईच अदर है। फॉर एग्जांपल, अब एथेरोस्क्लेरोसिस नर्विंग ऑफ आर्टरीज है, ये नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है। एथेरोस्क्लेरोसिस जिन इंडिविजुअल्स में ज़्यादा फास्टर पेस पे हो रही होगी, फॉर एग्जांपल जिनमें हाई ब्लड प्रेशर है, जिनमें हाई शुगर है, राइट, या कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनके ज़्यादा हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनके अंदर क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस के टॉप पे इवन एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा फास्टर पेस पे हो रही होगी। और कभी भी अगर कोई भी वेसल अगर है, स्पेशली वो वाली वेसल्स जिनमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होती है, अगर उनके टॉप पे थ्रोम्बोसिस भी हो जाए, उससे क्या होता है, वो वेसल ब्लॉक हो जाती है, और जिस भी एरिया को वो वेसल सप्लाई कर रही हो उस एरिया का इंफार्क्शन या उस एरिया की सेल डेथ हो जाती है। सो अगर हार्ट में सेल डेथ होगी तो हार्ट अटैक बनेगा, अगर ब्रेन में सेल डेथ होगी तो सॉर्ट ऑफ ब्रेन अटैक यानी कि स्ट्रोक या सेरिब्रल इंफार्क्शन जैसी कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। बट ये एक ग्रॉस सा कोरिलेशन था इन सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज का। अब हम प्रिसाइजली हमारे सिलेबस के अंदर जो भी कंडीशंस या स्टेट्स या डिजीजेस मेंशन्ड हैं, हम उनको इस टेबल की मदद से कैटेगोरिकली डिस्कस करते हैं। लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल. In the extreme left column, we have got the features. In the second column, we have got the thrombosis and the embolism. And in the third column, we have got the myocardial infarction. और fourth column में हमारे पास क्या है? Cerebral infarction या stroke. So definition हम सबसे पहले देखते हैं. Thrombosis and embolism तो अगर हम देखें तो थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड अ ब्लड वेसल. सो ब्लड वेसल के अंदर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, क्लॉट का बनना, ये क्या है? थ्रोम्बोसिस. सो बेसिकली वो जो क्लॉट बना है उसको हम कहते हैं थ्रोम्बस, और फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बस इज थ्रोम्बोसिस, राइट. सो थ्रोम्बोसिस एक फिनोमेना इन अ सेंस. और एम्बुलस क्या है? एम्बुलस इज जस्ट अ मूविंग थ्रोम्बस. और अगर हमारे पास ब्लड वेसल्स में एम्बुलाई होंगे, हम इस फिनोमेना को फिर क्या बोल देंगे? दिस इज एम्बोलिज्म. सो थ्रोम्बस इज क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल, एम्बोलस इज मूविंग थ्रोम्बस, एंड formation of thrombus is thrombosis, and formation of the embolus or emboli, this is the embolism. Alright, अब इसकी जो रीज़न है, इसका जो कॉज है वो क्या हो सकता है, राइट. एक तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जिन वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा होगी, लाइक जैसे ओल्ड एज इंडिविजुअल्स में हम तकरीबन सारी बॉडी की ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, राइट. सो इसमें खास तौर पे हमारी जो कोरोनरी वेस्कुलेचर है, वो वाली ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट को सप्लाई कर रहे होती हैं, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस बड़ी रिमार्केबल होती है. एनीवेज, एक तो अगर एथेरोस्क्लेरोटिक वेसल्स हैं, उनके अंदर उनके सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट. सो एक यंग इंडिविजुअल है और एक ओल्ड एज इंडिविजुअल है, तो ओल्ड एज इंडिविजुअल में चूंकि ऑफ कोर्स वो एज ज़्यादा, उसकी एज गुजर चुकी है, और ये जो फिनोमेना है एथेरोस्क्लेरोसिस का, ये एजिंग के साथ रिलेटेड है. सो ज़्यादा एज के इंडिविजुअल में देयर इज़ अ गुड चांस कि उसमें काफ़ी रिमार्केबल एथेरोस्क्लेरोसिस होगी से 60s के बाद. तो जो एथेरोस्क्लेरोटिक वेसल्स हैं उनमें थ्रोम्बोसिस के और अल्टीमेटली फिर एम्बोलिज्म के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं. एनीवेज, इसके अलावा जो कुछ और स्पेसिफिक कॉजेज हो सकते हैं थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म के, फॉर एग्जांपल इरिटेशन. इरिटेशन किसकी? जो इनर लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की, या उसके इन्फेक्शन. इरिटेशन और इन्फेक्शन
of the inner lining of the blood vessels, या अगर rate of blood flow कहीं पे reduce हो जाए due to any reason, right, किसी भी एरिया में अगर rate of blood flow reduce हो जाए, इससे भी इससे भी कह लें कि थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म जैसी कंडीशंस जो है प्रोड्यूस हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल जो लंबी फ्लाइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल लंदन से न्यूयॉर्क की फ्लाइट है, मे बी अगर ये 30 आवर्स की फ्लाइट है, तो इसमें अगर इंडिविजुअल खासतौर पर अगर ओल्ड एज इंडिविजुअल वो कंटिन्यूसली लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम के लिए अगर बैठे रहते हैं, तो उनकी लेग्स की वेन्स में ब्लड की पुलिंग होती है, वहाँ पे ब्लड किसी हद तक स्टे कर जाता है, तो उनके अंदर फिर डीप लेग वेन्स के अंदर थ्रोम्बाई के डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड सिमिलरली इवन जो एम्बुलाई हैं उनके भी डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो इसी तरह से कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस और एम्फाइसीमा वगैरह, इनसे भी थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म के प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं. एंड क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, थ्रोम्बोस हो या एम्बुलस हो, अल्टीमेटली इसने करना क्या है, इट वुड कॉज द ब्लॉकेड ऑफ द ब्लड वेसल, राइट. सो थ्रोम्बस है या एम्बोलस है, ये किसी ना किसी ब्लड वेसल को इसने अल्टीमेटली जाके क्लोज करना है. और अब इससे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, ऐसे कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस प्रोड्यूस होंगी, ये डिपेंड करता है कि किस एरिया की ब्लड वेसल ब्लॉक हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी, तो इससे क्या होगा, इससे हार्ट अटैक होगा या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा. सिमिलरली अगर कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक होगी, इससे ब्रेन अटैक होगा या स्ट्रोक, या इन अदर वर्ड्स सेरिब्रल स्ट्रोक या ये जो है सेरिब्रल इन्फार्क्शन, ये वाली कंडीशन प्रोड्यूस होगी. इस तरह से अगर कोई लंग की कह लें कि कोई ऐसी वेसल ब्लॉक हो रही है जो कि अल्टीमेटली लंग को सप्लाई कर रही है, तो इससे क्या होगा, इससे लंग का इन्फेक्शन डेवलप होगा और उसे चेस्ट पेन वगैरह होगी, ऑफ कोर्स, राइट. सो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली इन्फेक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गन. सो वंस अगेन वेसल है, वेसल के अंदर थ्रोम्बस या एम्बोलस बना और उसके बाद फिर उसने किसी न किसी ब्लड वेसल को ब्लॉक किया, और जिस एरिया की भी ब्लड वेसल को ब्लॉक किया उसके कह लें कि उस एरिया का क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन या सेल डेथ, और उसके अकॉर्डिंगली साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. और इसकी जो प्रिवेंशन है, देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट दी थ्रोम्बोसिस एंड द एम्बोलिज्म, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए ये एरिया बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है. एंड देन लास्ट ऑफ ऑल वी गॉट दी ट्रीटमेंट. तो इसके लिए हम क्या देते हैं, एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स देते हैं, जो कि इसके अंदर क्या हो रही है, ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है इनसाइड द ब्लड वेसल्स. सो एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स जो हैं, ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करती हैं, क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती हैं. सो इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स देते हैं, फॉर एग्जांपल हेपरिन एक्सेट्रा. And then we have got the myocardial infarction. Myocardial infarction by definition ये क्या है, this is necrosis या cell death in the heart. अगर heart में cell death होगी तो ये myocardial infarction है. और इसके myocardial infarction के basically जो causes हैं, या इनको हम कई दफ़ा risk factors का भी नाम दे देते हैं, right, risk factors का भी हम नाम देते हैं. तो basically ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, वो कौन कौन से हैं, लाइक फैटी फूड है, राइट, या फैटी फूड से क्या होगा, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, और इस तरह से हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओबेसिटी, एजिंग, इवन लैक ऑफ एक्सरसाइज. तो ये सारे के सारे मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं. बेसिकली अब ये कह लें कि ये रिस्क फैक्टर्स जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, अगर एक इंडिविजुअल में फर्ज करें कि सारे रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो उतने ही स्पीड से उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, और जितनी स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, उतने ही उस पेशेंट के अंदर चांसेस होंगे किस चीज़ के, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के या सेरेब्रल इन्फेक्शन वगैरह डेवलप होने के, राइट. सो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की जो बेसिक रीज़न है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, और एथेरोस्क्लेरोसिस के ऊपर की टॉप पे कई दफ़ा थ्रोम्बोसिस भी डेवलप होती है. सो ये इसका रूट कॉज है. तो ये जितने भी आपके सामने ये जो मेंशन्ड है डिफरेंट फैक्टर्स, ये एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स हैं, राइट. अगर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि डाइट बड़ी कंट्रोल लेता है, लाइक वेजिटेबल बेस्ड डाइट लेता है, उसमें बहुत ज़्यादा वो ऑयली फूड को कंज्यूम नहीं करता, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल है, स्मोकिंग नहीं करता, ओबीस नहीं है, थिन लीन बॉडी है, और वो है भी यंग इंडिविजुअल लाइक 25-30 ईयर्स ऑफ एज का है, तो उसमें हार्ट अटैक के होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल मिनिमल है. और अगर उसके बरक्स अगर एक इंडिविजुअल है, उसकी 60 साल उम्र है, उसको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, राइट, उसके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा है, वो एक्सरसाइज भी नहीं करता, उसके अंदर अल्टीमेटली जो हार्ट अटैक के होने के चांसेस हैं वो ट्रेमेंडसली हाई हैं. और उसके बाद फिर इसमें क्लिनिकली होता क्या है, बेसिकली इसमें कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज होगी,
राइट, एथेरोस्क्लेरोसिस और सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस की वजह से, जिसकी वजह से जो मायोकार्डियल मसल्स हैं उनकी डेथ होगी, और उन मसल्स की डेथ की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली हार्ट का जो रिदम है ये भी डिस्टर्ब होगा, राइट। सो अब जस्ट इमेजिन करें कि ये अगर एक मेरा हैंड है हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉर्मली अगर इसकी बीटिंग है वो इस तरह से पूरे का पूरा ये जो टिश्यू है, लाइक हार्ट का ये जो वेंट्रिकल है, मे बी ये मेरा हैंड लेफ्ट वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ओवरऑल ये बीट कर रहा है लाइक दिस। जस्ट इमेजिन करें कि ये अगर एक ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल इसके किसी एक एरिया को सप्लाई कर रही है, अगर किसी वजह से ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगी, उस एरिया की क्या हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी, राइट। सेल डेथ होगी, उससे ऑफ कोर्स चेस्ट पेन जैसी स्टेट प्रोड्यूस होगी, अल्टीमेटली विल बी हैविंग द मायोकार्डियल इंफार्क्शन और द हार्ट अटैक। और उसके बाद जब इवन हीलिंग भी हो जाएगी, जब हीलिंग भी होगी तो कार्डियक मसल्स की हीलिंग से दोबारा कार्डियक मसल प्रोड्यूस नहीं होते, तो बेसिकली क्या होगा, जब हार्ट बीट करेगा इसमें बाकी पोर्शन बीट करेंगे, लेकिन जिस एरिया का इंफार्क्शन हुआ है इट वुड बी लैगिंग बिहाइंड, राइट। सो एक हार्ट अटैक होने का मतलब ये है कि दिल के ऊपर एक पंक्चर लग गया है। अब वो वाला एरिया जहां पे समझ लें कि पंक्चर लगा है वो अब कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं है, उस तरह से उसकी अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं है, खुद से वहां पे जो मायोकार्डियल मसल्स नहीं है वो तो डैमेज हो गए थे, तो वहां पे बेसिकली फाइब्रस टिश्यू तो अक्यूमुलेट हुआ है, लेकिन उसकी अपनी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की जो सलाहियत है जैसे नॉर्मल हार्ट की होती है वो नहीं होगी, राइट। उससे फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। अच्छा, हार्ट अटैक की आगे कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, राइट, जैसे हार्ट फेलियर में जा सकता है, लेकिन एक बड़ी कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक की, दैट इज एरिथमियास। रादर अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक में क्या है, आई वुड से एरिथमियास। हार्ट अटैक के बाद बेसिकली बंदा जो ज्यादातर जो लोग मरते हैं जब किसी अगर पेशेंट की डेथ होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एरिथमियास। और एरिथमियास में से भी एक एरिथमिया बहुत ही कॉमन है, आई वांट यू टू मेमोराइज द नेम ऑफ दिस particular arrhythmia, that is ventricular fibrillation. So एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि arrhythmias या ventricular fibrillation ये किस क्लिनिकल स्टेट के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ऑलराइट, सो उसके बाद फिर अल्टीमेटली इवन इससे हार्ट फेलियर भी डेवलप हो सकता है। सो वंस अगेन मायोकार्डियल इंफार्क्शन के ओवरऑल क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या है, या ये डिजीज किस तरह से डेवलप होगी, आर्टरी ब्लॉक हुई, उसकी वजह से कार्डियक मसल्स के सेल्स की डेथ हुई, और उसकी वजह से एरिथमियास प्रोड्यूस हुए, और मोस्ट कॉमनली एरिथमियास कॉज द डेथ ऑफ द पेशेंट। अल्टीमेटली इससे एसोसिएटेड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। हार्ट फेलियर से मुराद ये है कि हार्ट का नॉर्मल काम है कि ब्लड को पंप करना, सो अगर हार्ट फेल हो जाएगा तो ये ब्लड की नॉर्मल पंपिंग नहीं करेगा, जिससे वाइटल ऑर्गन्स की या अदर वाइटल ऑर्गन्स की जैसे ब्रेन वगैरह उनकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी, विच विल अल्टीमेटली लीड टू डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। एंड देन इसकी जो प्रिवेंशन है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की, वो हम कैसे कर सकते हैं, फैटी मील्स को अवॉइड करके और एक्सरसाइज करके और स्मोकिंग को अवॉइड करके। अगर डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है तो उनकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेके उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल करके हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड देन इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से देयर इज वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स, राइट, जो कि हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट्स को दे सकते हैं। इसमें हमारे पास ड्रग्स हैं, जैसे कुछ हमारे पास ड्रग्स होती हैं लाइक एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स भी होती हैं, या कुछ थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स होती हैं जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेसिस ड्रग होती है। तो वो जो अगर ये कोरोनरी वेसल है इसके अंदर ये जो थ्रोम्बस बन रहा होता है, तो अगर हम वो ड्रग देते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेसिस इंजेक्टेबल फॉर्म में, तो वो इस थ्रोम्बस को ब्रेक करने की सलाहियत रखती है। सो ड्रग्स कैन हेल्प, अल्टीमेटली इवन एंजियोप्लास्टी इट कैन हेल्प। एंजियोप्लास्टी बेसिकली क्या होती है, अब जस्ट इमेजिन करें कि ये एक नॉर्मल लूमन है कोरोनरी वेस्कुलेचर का, राइट, इसमें मे बी सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस हुई। अगर सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस हुई तो उससे क्या हुआ, ये जो लूमन है इसका ये नैरो हो गया, बहुत ज्यादा नैरो हो गया, या मे बी बिल्कुल ये बंद हो गया, आर्टरी ये ब्लॉक हो गई, राइट। तो इस स्टेट में क्या करते हैं, मे बी अगर से नैरोड ल्यूमन है तो इस स्टेट में करते क्या है कि बेसिकली ओवरऑल किसी ना किसी पेरिफेरल वेसल से एक कैथेटर डाल के हम कोरोनरी वेस्कुलेचर तक वो लाइक वायर लेके जाते हैं या कैथेटर लेके जाते हैं, और फिर उसके ऊपर एक स्टेंट लेके आते हैं। उस स्टेंट को फिर उस मुतलका जगह पे जहाँ पे नर्विंग है वहाँ पे ला के सम हाउ ऑपरेटर्स की मदद से उसको हम डिस्टेंट कर देते हैं, जिससे दोबारा फिर उसको ओपन कर देते हैं, जिससे रिस्पेक्टिव एरिया की जो ब्लड सप्लाई है वो दोबारा रिप्लेनिश हो जाती है, राइट। सो ड्रग्स, एंजियोप्लास्टी, एंड इसी तरह से कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट,
تو فرض کریں کہ اگر یہ ایک ویسل ہے, اس میں یہاں پہ اگر بلاکڈ ہے تو ہم ایک ویسل کا گرافٹ لگا سکتے ہیں, مے بی لیگ سے کوئی ویسل لے کے تو اس کا ہم گرافٹ لگا سکتے ہیں. تو یہ جو ایریا ہے جو کہ بلاکڈ ہے اس کو ہم بائی پاس کر سکتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے کورونری آرٹری بائی پاس گرافٹ, رائٹ. سو یہ بھی ایک ٹریٹمنٹ آپشن ہے فار دا مایوکارڈیل انفارکشن. اینڈ دین وی ہیو گاٹ دا سیریبرل انفارکشن. واٹ از دس؟ دس از ایکچولی نیکروسس اور سیل ڈیتھ ان دا برین. جیسے ہم مایوکارڈیل انفارکشن کو ہارٹ اٹیک بھی کہتے ہیں, تو ہم سیریبرل انفارکشن کو یا اسٹروک کو برین اٹیک بھی کہتے ہیں, یا سادہ لفظوں میں فالج بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا, اس کے بھی جو رسک فیکٹرز ہیں وہ سیم ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کے ہیں, کیونکہ جو روٹ کاز ہے یا جو بیسک ریزن ہے وہ سیم ہے. سملرلی اس کے اندر بھی دیکھیں فیٹی فوڈز اینڈ ہائی بلڈ پریشر, اسموکنگ, اوبیسٹی, ایجنگ وغیرہ, تو اس کے بھی جو روٹ کاز ہے الٹیمیٹلی دیٹ از ایتھروسکلیروسس اینڈ سم ٹائمز دا سپر امپوزڈ تھرومبوسس. Alright. اس میں ہوگا کیا, اگین اسکیمک یا ہیموریجک بلاکیڈ ہوگا بلڈ ویسلز کا. سب یہاں پہ ڈفرنس کیا آیا ہے کہ اب دو چیزیں ہیں. جو فالج ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ جس میں خون کی نالی پھٹ جاتی ہے اور ایک وہ جس میں خون کی نالی بند ہوتی ہے. سو اگر خون کی نالی پھٹے یا بند ہو, اس سے ان دونوں چیزوں سے کیا ہوگا, ان دونوں چیزوں سے برین کا کوئی نہ کوئی ایریا جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا, وہاں پہ سیل ڈیتھ ہوگی. Alright. سو یو سین ہیئر, جو اس اگر تو خون کی نالی بند ہو تو ہم ایسے اسٹروک کو یا سیریبرل انفارکشن کو کہتے ہیں کہ یہ اسکیمک اسٹروک ہے, اسکیمک اسٹروک. اور اگر خون کی نالی کہہ لیں کہ وہ پھٹ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ جو اسٹروک ہے یہ ہیموریجک اسٹروک ہے. تو ان دونوں کو ڈیفرینشیٹ ہم کیسے کرتے ہیں, اگر ہم پیشنٹ کا سی ٹی اسکین کرواتے ہیں اس کے برین کا, تو اس میں جو رسپیکٹیو ایریا ہے جہاں پہ بلاکیڈ ہوتا ہے وہاں پہ الٹیمیٹلی ہمیں, اگر تو بلاکیڈ ہے رائٹ, یا جہاں پہ بلاکیڈ ہوا ہے یا جہاں پہ کہہ لیں کہ ہیمریج ہوا ہے, سو وہاں پہ الٹیمیٹلی سی ٹی اسکین کے اوپر چینجز آتی ہیں. فار ایگزامپل سی ٹی اسکین کو اگر ہم دیکھیں گے تو برین کا جو رسپیکٹیو ایریا ہے, اگر تو اسکیمک اسٹروک ہوگا تو وہ والا ایریا تھوڑا سا ڈارک ہوا ہوگا, لیکن اگر وہ ہیموریجک اسٹروک ہوگا تو وہاں پہ وہ والا جو ایریا ہے وہ سفید ہوا ہوگا بیکاز آف دی پریزنس آف دا بلڈ دیئر. سو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سی ٹی اسکین کے اوپر خون سفید ہو جاتا ہے. سو جب خون بلڈ ویسل سے باہر آئے گا تو بیسیکلی وہ ہمیں سی ٹی اسکین پہ الگ سے نظر آئے گا, اور آف کورس اس سے ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ اسکیمک اسٹروک ہے یا ہیموریجک اسٹروک ہے, رائٹ. سو اسکیمیا ہو یا ہیمریج ہو, دونوں میں بیسک آئیڈیا الٹیمیٹلی سیم ہے کہ برین کی سیل ڈیتھ ہونی ہے اور اس سے ڈیولپ ہونا ہے پیرالسس. اینڈ یہاں پہ میں ایک اور بات اسپیسیفائی کرنا چاہوں گا, پیرالسس آف دا اپوزٹ سائڈ آف باڈی, اپوزٹ سائڈ آف باڈی, رائٹ. اس میں یہاں پہ یہ بات ریمارکیبل ہے کہ ہمارا جو برین ہے, آف کورس ہمارا جو برین ہے اٹ ورکس ان اے ویری فینسی وے, رائٹ. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو رائٹ سائڈ آف دا برین ہے بیسیکلی اٹس کنٹرولنگ دا لیفٹ سائڈ آف آر باڈی, اینڈ سملرلی ہماری جو لیفٹ سائڈ ہے برین کی اٹس کنٹرولنگ دا رائٹ سائڈ آف آر باڈی. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو برین کی لیفٹ سائڈ پہ اگر اسکیمیا یا ہیمریج ہے تو جو باڈی کی سائڈ بلاک ہوگی وہ رائٹ سائڈ والی ہوگی. اینڈ سملرلی اگر رائٹ سائڈ کا اسکیمیا یا بلاک ہیمریج ڈیولپ ہوتا ہے تو اس سے جو باڈی سائڈ جو پیرالائز ہوگی دیٹ وڈ بی دا لیفٹ سائڈ آف دا باڈی. اور اس کی ریزن کیا ہے میں ایک ٹریسنگ کی مدد سے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یو سین ہے کہ اگر یہ ایک فرض کریں کہ یہ ایک انڈیویجول ہے تو اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو فائبرز ہیں جو برین کے لیفٹ سائڈ سے آ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ جا کے وہ کراس کرتے ہیں اور وہ پھر جا کے رائٹ سائڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. اینڈ سملرلی برین کی رائٹ سائڈ سے جو فائبرز ہیں وہ مڈ لائن کو کراس کر کے اپوزٹ سائڈ پہ جاتے ہیں اور وہ جا کے لیفٹ سائڈ کو کنٹرول کرتے ہیں, رائٹ. سو دیٹس وائی جو پیرالسس ہوتا ہے اس میں جس سائڈ کا برین ڈیمیج ہو اس سے اپوزٹ سائڈ کا پیرالسس ہوتا ہے. آلرائٹ. تو اس میں آپ دیکھیں کہ نیکسٹ اس کی پریونشن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. سو جو پریونشن ہے سیریبرل انفارکشن یا اسٹروک کی وہ بھی سیم لائنس کے اوپر ہے جن لائنس کے اوپر مایوکارڈیل انفارکشن یا ہارٹ اٹیک کی پریونشن ہے. تو یو اوائڈ دا کولیسٹرول انٹیک اور دا فیٹی فوڈز انٹیک, اوبیسٹی کو اوائڈ کریں, ایکسرسائز کریں اینڈ اسموکنگ کو اوائڈ کریں اینڈ ایون اسٹریس کو بھی اوائڈ کریں چونکہ یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے فار دا ہارٹ اٹیک ایز ویل ایز دا سیریبرل انفارکشن. اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے دیر از نتھنگ مچ وی کین ڈو سو ایز ٹو ٹریٹ دا اسٹروک. اگر ایک دفعہ اسٹروک ہو گیا تو پھر بہت زیادہ کچھ ہم نہیں کر پاتے. ہاں پریونشن ہم آف کورس اس کی ریمارکیبلی ہم کر سکتے ہیں ڈفرنٹ ڈرگس کی مدد سے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ ایک انڈیویجول ہے جس میں بہت سارے رسک فیکٹرز ہیں, وہ ایکسرسائز نہیں کرتا, وہ ڈائبیٹک ہے, ہائپر ٹینسو ہے, تو ہم اس پیشنٹ کے اندر
प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत सारी दे सकते हैं जिससे उसमें जो फालज होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल हम डिस्प्रिन देते हैं जिससे उसकी जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। सिमिलरली हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जो कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करें। सो डिफरेंट ड्रग्स हम इसकी प्रिवेंशन के लिए तो देते हैं, राइट। ट्रीटमेंट के लिए कोई बहुत रिमार्केबली ड्रग्स हम नहीं देते, लेकिन समटाइम्स वी कैन ट्राई द थ्रोम्बोलिटिक्स, खास तौर पे वो भी इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर। अगर तो हेमोरेजिक स्ट्रोक है उसमें थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स देने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा इसका नुकसान होगा, राइट। सो क्योंकि देयर इज नो थ्रोम्बस, एक्चुअली जो ब्लड वेसल है वो बर्स्ट हुई है, एंड जो बर्स्टिंग ऑफ द ब्लड वेसल है इसकी जो रीजन है, मोस्ट कॉमन रीजन है वो हाई ब्लड प्रेशर है। सो ट्रेमेंडसली हाई ब्लड प्रेशर सडनली इट कैन लीड टू द बर्स्टिंग ऑफ अ वेसल इन द ब्रेन, इवन इन द हार्ट, एंड कैन रिजल्ट इनटू द ब्रेन अटैक दैट इज स्ट्रोक और द हार्ट अटैक दैट इज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एनीवेज, सो इसकी ट्रीटमेंट के लिए देर आर सम ड्रग्स विच वी कैन ट्राई। और ब्रेन का याद रखना कि ब्रेन का जो डैमेज होता है दैट इज इरिवर्सिबल डैमेज। एक दफ़ा डैमेज हो गया, वंस गॉन गॉन फॉर गुड। हाँ, पेशेंट की चंद माह के अंदर कुछ ना कुछ सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं, लेकिन वो कंप्लीट रिकवरी उसकी अगर प्रॉपर इन्फेक्शन हुआ है तो वो पॉसिबल नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो यू सीन हियर वी हैव गॉट अ फोटोग्राफ, और इस फोटोग्राफ में आपको थ्रोम्बोसिस दिखाई जा रही है, एंड यू कैन सीन हियर कि ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है। सो यू हैव गॉट द ब्लड वेसल देयर, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ब्लड वेसल के अंदर एक क्लॉट डेवलप हो गया है, और ये क्या है, बेसिकली ये एक थ्रोम्बस है, ऑल राइट। अब इस थ्रोम्बस का एक छोटा सा फ्रेगमेंट आप देखिए टूटा, और टूट के ये मूव कर रहा है टू द नेक्स्ट सेगमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वेसल। तो ये जैसे एक एम्बोलस है। सो बेसिकली ये जो ब्रोकन कह लें कि ये पार्ट ऑफ द थ्रोम्बस है या मूविंग थ्रोम्बस है सॉर्ट ऑफ, ये क्या है, बेसिकली ये एम्बोलस है, एंड ये एक वेन के जरिए जो ट्रेवल कर रहा है। ये वेन है क्यों, क्योंकि वी कैन सीन है कि यहाँ पे हमारे पास वेल प्रेजेंट है सेमिलुनर। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो वेसल है ऑफ कोर्स इट्स अ वेन। सो इसमें आप देखें कि जो एम्बुलेंस है इट्स मूविंग, ये डिस्टल पार्ट्स में मूव कर रहा है इस ब्लड वेसल की, और अल्टीमेटली अगर किसी भी जगह के स्मॉलर ब्लड वेसल को ये ब्लॉक करेगा, उससे जो आगे जो फर्दर कह रहे हैं कि जो एरियाज होंगे, कह रहे हैं कि उस रिस्पेक्टिव एरियाज का अल्टीमेटली इन्फेक्शन वगैरह डेवलप हो सकता है। सो वंस अगेन, थ्रोम्बोसिस इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट और थ्रोम्बस इन द blood vessels, and embolism is basically the phenomenon of having different moving thrombi, that is emboli, in the blood vessels. And next you can see in here we have got the myocardial infarction. So इसमें ये जो फोटोग्राफ है, this is a photograph of heart, right? So इस फोटोग्राफ में of course you can see the right atrium, the right ventricle, the left atrium and the left ventricle, right? और यहाँ पे आपको ये vasculature नज़र आ रही है, coronary vasculature. You can see in here कि ये जो coronary vessels हैं, like ये एक और coronary vessel है, basically they are supplying the heart. तो इसमें अगर हम इतने से एरिया को एनलार्ज करके देखें, अगर इतने से एरिया को एनलार्ज करके देखें इस डायग्राम के अंदर, तो यू कैन सी इन हियर कि ये एक वेसल है जिसमें ऑलरेडी एथेरोस्क्लेरोसिस चल रही थी, और उसकी टॉप पे क्या हुआ, उसकी टॉप पे सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस हुई। सो ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, जिसमें देखिए आप फैट के डिपॉजिट इसकी वॉल के अंदर। अगर इसकी टॉप पे थ्रोम्बोसिस हो या एथेरोस्क्लेरोसिस खुद से ही बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए, इससे क्या होगा, ये जो वेसल है ये ब्लॉक हो जाएगी। अगर ये वेसल ब्लॉक होगी तो जो ब्लड सप्लाई है इसके डिस्टल एरियाज की वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, मजीद ब्लड इसमें से फ्लो नहीं करेगा, या इतना कम फ्लो करेगा कि जो इस वेसल की जो आगे जो एरियाज हैं उनकी जो एनर्जी नीड्स हैं उससे वो फुलफिल नहीं होंगी। सो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली इसके डिस्टली जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनकी डेथ होगी। सो ये सीन है, अगर यहाँ पे वेसल ब्लॉक हुई है तो ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे हार्ट सेल्स की डेथ हुई है, एंड द डेथ ऑफ दिस हार्ट सेल्स वुड लीड टू द चेस्ट पेन, जिससे अल्टीमेटली जो हार्ट का रिदम है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, एरिथमियाज डेवलप हो सकते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन विच कैन कॉज सडन डेथ ऑफ द पेशेंट। और अल्टीमेटली अगर बहुत बड़ा एरिया इन्वॉल्व हो गया है तो इट कैन लीड टू द इमीडिएट हार्ट फेलियर एज वेल, कि हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो, चूंकि हार्ट की सेल्स की डेथ हुई है, वो इतनी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी कि ये ब्लड को हमारी पेरिफेरी में इफेक्टिवली पंप नहीं कर सकेगा, एंड वाइटल ऑर्गन्स की परफ्यूजिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, एंड इट वुड अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल. And then we have got the photograph of the cerebral infarction. तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये एक ब्लड वेसल है,
رائٹ. اور یہ جو فوٹوگراف ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل یہ ایک ڈیزیزڈ بلڈ ویسل کی ہے. اگر ایک نارمل کیروٹیڈ آرٹری ہوگی رائٹ, تو یو کین سین ہیئر بڑی نائس اینڈ فینسی, اور یہ اوپن ہے, یہ کمپیٹنٹ ہے, اور یہ اسموتھ بلڈ فلو کو الاؤ کر رہی ہے. لیکن اب دیکھیں اگر ایک ڈیزیزڈ کیروٹیڈ آرٹری ہے, لائک اگر ہم اس کیروٹیڈ آرٹری کے سیکشن کو دیکھیں اندر سے, تو آپ دیکھیں کہ اس کی ویسلز کے اندر کیا ہے, فیٹ کے ڈپازٹس ہیں, یعنی کہ ایتھروسکلیروسس ہوئی ہوئی ہے. تو سم ہاؤ اگر یہ بہت زیادہ ایڈوانس, تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک کیروٹیڈ آرٹری ہے, اور یہ ڈیزیز کیروٹیڈ آرٹری ہے جس کے اندر یو کین سین ہیئر کہ یہ فیٹ کے ڈپازٹس ہیں, یہ بیسیکلی ایتھروسکلیروسس ہوئی ہوئی ہے. اینڈ ایٹ دی ٹاپ آف دس ایتھروسکلیروسس تھرومبوسس بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے, یا ایون ایتھروسکلیروسس ہی اگر بہت زیادہ پروگرس کر جائے گی تو الٹیمیٹلی اس کی اتنی نرونگ ہو جائے گی اس آرٹری کی, یا کہہ لیں کہ الٹیمیٹلی یہ بلاک ہو جائے گی, ٹوٹلی بلاک ہو جائے گی, جس سے کیا ہوگا, اس سے ڈسٹل جتنے بھی ایریاز ہیں ان کی بلڈ سپلائی کمپرومائز ہوگی. رائٹ, سو فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے, لائک ایک آرٹری ہے. سو اگر یہاں پہ اس کی بلاکیج ہوگی, لائک یو کین سین ہیئر, جیسے اس کو انلارج کر کے یہاں پہ دکھایا گیا ہے, تو اگر اس کی بلاکیج ہوگی لائک ایتھروسکلیروسس اور سپر امپوزڈ تھرومبوسس کی وجہ سے, تو برین کا دیکھیں اتنا سارا ایریا جس کو یہ سپلائی کر رہی تھی الٹیمیٹلی, تو اتنے سارے ایریا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور چونکہ برین ہماری باڈی کو ریگولیٹ کر رہا ہے, سو اف دس از دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی, تو اس سے لیفٹ سائڈ جو ہے باڈی کی وہ پیرالائز ہوگی. سو دس از دا سیریبرل انفارکشن. جبکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل کیروٹیڈ آرٹری ہے, اینڈ یو کین سین ہیئر دس از کمپیٹنٹ آرٹری, یعنی کہ اسموتھ بلڈ فلو کو الاؤ کر رہی ہے تھرو اٹ. رائٹ, سو my dear student, the bottom line point of my discussion is atherosclerosis سب سے مین چیز ہے جو بہت سارے ڈیزیز کا باعث بنتی ہے, اور ایتھروسکلیروسس نارمل ایجنگ کا پروسیس ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگوں کے اندر ایتھروسکلیروسس یا نرونگ آف آرٹریز چل رہی ہے. ہاں, اگر ہم ڈائبیٹک ہوں گے, ہائپرٹینسو ہوں گے, بلڈ میں کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہوگا, اسموکر ہوں گے, اوبیس ہوں گے, اگر ہماری فیملی ہسٹری پازیٹیو ہوگی ہارٹ اٹیکس وغیرہ کے لیے, تو ایتھروسکلیروسس کے جو ہونے کی رفتار ہے وہ زیادہ ہوگی. اور جتنی زیادہ ریپڈلی ایتھروسکلیروسس ہوگی, اور الٹیمیٹلی اتنی ہی ینگ ایج پہ ہارٹ اٹیک یا فالج ہونے کے چانسز ہوں گے. That's all about the cardiovascular disorders. Thank you very much. I hope that you have enjoyed the process of learning with me. Don't join any traditional academy. National MD-CAT کی تیاری کے لیے traditional academy join نہ کریں. اگر آپ traditional academy join کرنے کی بجائے آن لائن اکیڈمی جیسے کہ ٹاپ گریڈ ہے سے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں, تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس سے آپ 6 سے 8 گھنٹے ڈیلی بیسس پہ اپنی سیلف سٹڈی میں ایڈ کر لیں گے. اور یاد رکھنا کہ سیلف سٹڈی یہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان determining the success of a student in the national MD-CAT. اور دوسرے نمبر پہ آپ کی پریپریشن فاسٹر, سمارٹر اور مچ بیٹر ہوگی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اگر آپ آن لائن تیاری کرتے ہیں اکیڈمی گئے بغیر, تو آپ 50,000 سے لے کے 1 لاکھ تک تقریباً اپنی جو کاسٹ ہے اس کو بھی سیو کریں گے. Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. میں نے اوور لاسٹ ڈیکیڈ بے تحاشا سکسیسفل اور فیلنگ اسٹوڈنٹس کے انٹرویوز کیے ہیں. جو اسٹوڈنٹس کا موسٹ کامن کاز آف فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسکیٹرڈ ریسورسز یوز کرتے ہیں, وہ بہت ساری جگہوں سے ایٹ سیم ٹائم تیاری کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ ان کا جو اوور آل فوکس ہے تیاری کے اوپر, اس کو یہ چیز اسپوائل کر دیتی ہے. ہم نے topgrade.pk پلیٹ فارم کو آپ کے لیے اسی لیے بلڈ کیا ہے کہ آپ کو اپنی ٹیکسٹ بک کے علاوہ اور ٹاپ گریڈ کے علاوہ کسی بھی اور ریسورس کو کنسلٹ کرنے تک کی ضرورت نہ ہو. سو ریلائی آن یور اون ٹیکسٹ بکس, اب جس بھی پروونس سے ہیں, ریلائی آن یور اون ٹیکسٹ بکس اینڈ topgrade.pk only. کیونکہ آپ کی اپنی ٹیکسٹ بکس کے علاوہ جتنا کچھ بھی آپ کو چاہیے اپنے امتحان کی تیاری کے لیے وہ آلریڈی اس میں ٹاپ گریڈ میں موجود ہے. اور یہاں بھی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ 4-5 ایئرس میں 200 سے زیادہ بریلینٹ ٹیم ممبرز نے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کیا ہے, اور اس پروجیکٹ کو یہاں تک ہم لے کے آئے ہیں کہ اب ہزاروں اسٹوڈنٹس اکراس دا کنٹری اس سے بینیفٹ لے چکے ہیں.